सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी इसका पेपर 4 जो कि होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। तो आइए पहले देखते हैं हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस और आपका जो एग्जाम पैटर्न कैसा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सबको ही पता है कि सीएमए के अंदर हमारे जनरली 3 लेवल्स होते हैं: फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन में हमारे हैं 4 पेपर्स। पहला पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉस एंड कम्युनिकेशंस का। पेपर 2 में आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर 3 के अंदर आता है बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक। और पेपर 4 के अंदर आता है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो हमारे 4 पेपर देखिए कौन कौन से हो गए। पेपर 1 जो कि मैंने आपको बताया, लॉ प्लस कम्युनिकेशन। ठीक है। पेपर 2 में हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर 3 में आता है हमारा इकोनॉमिक्स। पेपर 3 में आता है मैथ्स प्लस स्टेटिस्टिक्स। और पेपर 4 के अंदर हमारा आता है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है। अब हमारा ये जो पेपर होता है फाउंडेशन का वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। फाउंडेशन की एक खास बात है हमारे यहाँ पे कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमें पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। हर पेपर के अंदर आते हैं हमारे 50 एमसीक्यूज, और हर एमसीक्यू होता है हमारे 2 मार्क्स का। ठीक है, 50 एमसीक्यू 2 मार्क्स का। दैट मीन्स हर पेपर हमारा हो चुका है 100 मार्क्स का। तो आपका फाउंडेशन के जो चारों पेपर है, एक पेपर है आपका 100 मार्क्स का, तो चारों मिला के टोटल फाउंडेशन हो गया हमारा 400 मार्क्स का। ठीक है। फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए हमें लाना है मिनिमम 50% मार्क, दैट मीन्स 200। और ईच पेपर क्वालिफाई करने के लिए हमें मिनिमम लाने हैं 40% मार्क्स। 40% का मतलब, ठीक है, 100 में से 40-40 मार्क्स लाने हैं आपको। तो इस तरीके से हम फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको इनका सिलेबस बता देती हूँ कि कैसे हर पेपर का सिलेबस डिफाइंड है। पहला पेपर जो हमने देखा उसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। तो बिजनेस लॉज और कम्युनिकेशन का जो रेशियो डिसाइडेड है वो है 80% और 20%। दैट मीन्स अगर एग्जाम में हमारे 100 नहीं, 100 तो मार्क्स है, 50 एमसीक्यू आएंगे। 50 एमसीक्यू आएंगे, एक 2 मार्क्स का आएगा, तो 50 को आप डिवाइड कर लीजिए 80 और 20 में। दैट मीन्स 40 एमसीक्यू तो आपके आएंगे बिजनेस लॉस के, और 10 एमसीक्यू हमारे आएंगे कम्युनिकेशन के। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 70 और 30, अगेन आपके 50 एमसीक्यू है, तो 50 का 70%, 35 एमसीक्यू आएंगे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, और 15 एमसीक्यू आपके आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के। अगेन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, अगर कुछ बच्चों को मैथ से डर लगता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फाउंडेशन के अंदर स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे, 20 एंड 30। नेक्स्ट वन, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो अगेन 50 70-30 में डिवाइड करना है, तो 35 एमसीक्यू आपके आएंगे इकोनॉमिक्स से, और 15 एमसीक्यू आएंगे आपके मैनेजमेंट से। तो देखिए देखने में आपके 4 पेपर लग रहे हैं, लेकिन ये टोटल 8 सेगमेंट में डिवाइडेड है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 8 सेगमेंट कैसे हुए। देखिए यहाँ पे लॉ और कम्युनिकेशन, अकाउंट्स में भी 2 हो गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर भी 2 हो गए, मैथ और स्टेट, और यहाँ पे भी हो गए मैथ, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 4 जो कि है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाला, इसमें पढ़ाऊंगी आपको इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं। पेपर 4 के अंदर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर भी पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। देखिए
ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे मेनली 4 चैप्टर है और चारों चैप्टर का आपका रेशियो भी डिसाइडेड है, 15%, 20%, 20% और 15%। दैट मीन्स कितने टोटल जो 35 एमसीक्यू हमने डिसाइड करे थे ना 70%, तो 35 में से कितने आपके पेपर चैप्टर 1 में से आएंगे, 2 में से आएंगे, 3 में से आएंगे और 4 में से आएंगे। चैप्टर 1 में देखिए बेसिक कंसेप्ट दे रखा है, तो बेसिक कंसेप्ट से हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि बेसिक कंसेप्ट के अंदर एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर देखिए क्या क्या आएगा। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमें मेनली पढ़ने हैं 5 टॉपिक्स। एक तो बेसिक के अंदर जो इकोनॉमिक्स का बेसिक आता है वही है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी थी, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या रही है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी होती है, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो सारी। इसके अलावा इसके अंदर हमें पढ़ना है बेसिक के अलावा, बेसिक मैंने बता दिया, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, वो बेसिक के अंदर कवर है। दूसरा लॉ ऑफ सप्लाई, वो भी इसके अंदर कवर है। थर्ड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, वो भी बेसिक के अंदर पढ़ेंगे। और चौथा अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो मेनली ये 4 टॉपिक, 4 नहीं 5 टॉपिक हमें किसके अंदर पढ़ने हैं, बेसिक के अंदर। सेकंड चैप्टर हमारा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर अपन जनरली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कुछ मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ मार्केट में कम होते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हम देख लें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में हम ग्रोसरीज खरीदने जाए या कॉस्मेटिक्स आइटम्स खरीदने जाए तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किसी मार्केट में हमारे पास सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है, तो वो हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ते हैं। दूसरा, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग भी हमारा 2 पार्ट में दे रखा है। पहले हम इसको मनी मनी एंड बैंकिंग में से पार्ट 1 मनी पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे बैंकिंग। मनी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो उससे पहले कौन सा सिस्टम प्रिवेल करता था, ऐसे उस सिस्टम में कौन कौन सी कमियां थी कि मनी का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी हो गया। इसके अंदर ही पढ़ेंगे मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। एक सेंट्रल बैंक होता है, अदर कमर्शियल और उसके सब ऑर्डिनेट बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक अदर कमर्शियल बैंक को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट मीन्स इकोनॉमी को और बिजनेस को इम्पेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। जैसे वॉर हो गई तब भी इकोनॉमी इम्पेक्ट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया मार्केट में तब भी इकोनॉमी इम्पेक्ट हो जाएगी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इम्पेक्ट इंक्रीज हो गए तब भी बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो मेनली हमें ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको यहां से। बेसिक कंसेप्ट के अंदर पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, फिर पहुंचेंगे लॉ ऑफ डिमांड तक। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहा है हमारा चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस ही क्यों किया हुआ है। तो एक चीज आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करिएगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हम हिंदी में पहले लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। देखिए कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी यहाँ पर आते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कभी भी कुछ भी इन्फीरियर फील नहीं करना है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं या मैं अपने सिबलिंग्स के या एल्डर ब्रदर के बारे में बताऊं, हम सबका हिंदी मीडियम ही रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी सीए में हमने क्लियर किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है और विद ऑल इंडिया रैंक किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कभी भी मीडियम को लेके इन्फीरियर फील नहीं करना है, बिकॉज मीडियम या लैंग्वेज कभी भी किसी भी सेक्टर में बैरियर नहीं बन सकता। और आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर आपको ग्रोथ करना तो आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज हम ये देख रहे थे कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर सेक्टर में मिलेगा। हर सेक्टर का मतलब आप सीएमए में देख लो, यहाँ भी है, सीए में देख लो वहां भी है, सीएस के अंदर भी आता है, सिविल सर्विसेज के अंदर भी है, स्टेट सर्विसेज के अंदर भी है। इवन जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको जनरली इकोनॉमिक सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी कौन सी खास बात है इकोनॉमिक्स के अंदर कि हर सेक्टर के लोग इसको पढ़ते हैं, इवन जो बीटेक करते हैं वो स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फील्ड हो,
गवर्नमेंट एग्जाम फील्ड हो, कमर्शियल फील्ड हो, हर जगह इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है। तो ऐसा क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? देखिए, इकोनॉमिक्स के मतलब जो है हमने लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ पे होता है मनी, और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी। मनी, दैट मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमको क्या बताता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बताता है मनी की स्टडी के बारे में, हमें मनी की स्टडी करनी है। तो अल्टीमेटली जब भी हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कभी कभी तो आपको किसी फैक्टर का या किसी थ्योरी का डायरेक्ट इम्पैक्ट मनी पे देखने को मिलेगा, और जब डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा तो इनडायरेक्टली भी अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट मनी के ऊपर, या मनी का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज भी ले सकते हैं। मनी मतलब सिर्फ करेंसी नहीं है, मनी का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज भी है, क्योंकि मनी अपने आप में लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज भी अपने आप में लिमिटेड होते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, रिसोर्सेज की या मनी की, वो सब्जेक्ट होता है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या कोई भी कंट्री विदाउट रिसोर्सेज और मनी सरवाइव कर सकती है? इम्पॉसिबल। दैट्स वाई जनरली हर सेक्टर में, हर सर्विस एरिया के अंदर या हर एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अभी एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि हमें रिसोर्सेज के बारे में बताना, बट दैट इज नॉट कंप्लीट आंसर। पहले हमें करना पड़ेगा कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर या दूसरे सिलेबस के अंदर भी एग्जाम के में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। तो सबसे बेसिक चीज जो है व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, वो उसका आंसर हमें मिलेगा रिसोर्सेस की स्कैरसिटी की वजह से। किसी भी कंट्री के पास या पर्सन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं दैट आर स्केर्स और लिमिटेड। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, रिसोर्सेज का मतलब हो गया, अगर हम लैंड देखें, मतलब जमीन की बात हो रही है, वो भी क्या है, लिमिटेड है। अगर हम लेबर की बात करें तो वो भी लिमिटेड है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो भी लिमिटेड है। इसके अलावा आपको गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल रॉ मटेरियल, जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती है ना, जनरली वो सारी कैसी होती है, जनरली वो सारी होती है हमारी लिमिटेड। दैट मीन्स किसी भी इकॉनमी में या किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज अपने आप में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब कम होते हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज को यूज करने वाले और इन रिसोर्सेज को अपने पास रखने वाले लोग जो चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज उनके पास हो, वो सब तो कैसे अनलिमिटेड। हर कोई चाहता है कि उसके पास लैंड हो, हर कोई चाहता है उसके पास कैपिटल हो, हर कोई चाहता है उसके पास गोल्ड हो। तो जो रिसोर्सेज के लिए हमारी डिजायर्स है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स का इसके अंदर क्या रोल है? अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिजायर्स हमारी अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स का इसके अंदर क्या यूज है? देखिए, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाएगा, इकोनॉमिक्स सिखाता है इन रिसोर्सेज का अलोकेशन। एक बार मैं रिसोर्सेज को इरेज कर देती हूँ, अपन वापस लिख लेंगे। ठीक है, ये सिखाता है हमें अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज का अलोकेशन भी कैसे करना है, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हमें अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से करना है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिले। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी कब मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब हमने अपने इन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया है कि ना तो कोई वेस्टेज हुआ है, और दूसरी चीज हमने अपने हायर सेटिस्फेक्शन को अचीव करा है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए ये एक स्टूडेंट है और इनके अभी 12th के एग्जाम हुए, बहुत खुश है, इनके बहुत अच्छे परसेंटेज बने और इन्होंने डिसाइड करा है, इनका फ्यूचर गोल है कि मुझे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है।
उससे पहले ये चाहते हैं कि सीएम की स्टडी स्टार्ट करने से पहले, अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, इतना टिपिकल और टफ एग्जाम हमने पास करा है हायर परसेंटेज के साथ, तो इन्होंने अपनी मम्मी को क्या बोला कि मम्मी मुझे अभी 1,000 रुपए दो, पॉकेट मनी, मुझे मार्केट जाना है और अपनी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करना है, डिजायर्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। चलो 1,000 रुपए नहीं दिखते अभी, ये अभी इन्होंने पैसे नहीं मांगे, अभी इन्होंने क्या सोचा कि मैं मार्केट जाऊंगा और अभी सीएमए की स्टडी स्टार्ट करने से पहले कुछ दिन एंजॉय कर लेते हैं। तो इन्होंने सोचा कि एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है छुट्टियों में। तो इन्होंने लिस्ट में देखिए क्या क्या बनाया। एक तो इनको नई जो मूवी आई थी मार्केट में वो देखनी थी, तो पहली लिस्ट थी इनकी मूवी। दूसरा, वो सोचे थे कि मूवी देखने जाएंगे तो नए कपड़े पहन के जाएंगे, तो इन्होंने सोचा कि एक नई ड्रेस भी खरीद लेंगे। फिर सोचा बहुत टाइम से कॉफी नहीं पी है, तो सीसीडी के अंदर कॉफी पी के आएंगे। और इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा और शॉपिंग करने जाएंगे तो बुक फेयर लगा हुआ है कहीं पे, तो बुक्स खरीद के लाएंगे। कॉमिक्स बुक पढ़ने का इनको शौक था, ये बुक्स खरीदने का सोच रहे। एक और चीज, इनका फोन का रिचार्ज भी खत्म हो गया था, बहुत टाइम से फोन का रिचार्ज नहीं करवाया था, एग्जाम चल रहे थे, तो सोचा आप फोन का रिचार्ज भी करवाएंगे और दोस्तों से बातें भी करेंगे कि सब अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, हमें तो सीए में करना ही है, ठीक है। तो ये सब इनके क्या थे, ये सब इनकी थी डिजायर। यही डिजायर की लिस्ट लेके ये पहुंच गए अपनी मम्मी के पास। अब मम्मी को इन्होंने लिस्ट दिखाई। मम्मी ने एक बार लिस्ट को देखा, एक बार इनको देखा, और फिर मम्मी ने इनके हाथ में थमा दिए 1,000 रुपए। अब ये जो पहले खुश थे ना, कैसे हो गए, ये हो गए ऐसे उदास। और ये उदास क्यों हुए, आपको भी पता है क्या, ये सारे डिजायर ₹1,000 में पूरे हो सकते, क्या नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो मम्मी ने बोला देखो बेटा, या तो 1,000 रुपए ले लो, या 1,000 रुपए वो भी क्या कर दो, वापस कर दो। तो इन्होंने ज्यादा अच्छा क्या समझा कि 1,000 रुपए तो रख ही लेते हैं। तो ये यहाँ से 1,000 रुपए लेके चले गए। फिर इन्होंने क्या डिसाइड करा कि देखो, ये जो हमारे हैं, ये तो है हमारे डिजायर, मतलब इनके क्या थे, ये डिजायर थे। डिजायर तो इनके बहुत सारे थे और ये अनलिमिटेड मैंने लिख दिया। लेकिन इनको जो रिसोर्सेज मिले थे, यहाँ पे इनको मनी मिला, मनी या कैपिटल, ये अपने आप में कैसा है, ये अपने आप में है लिमिटेड। तो अब क्या करोगे, आप लोग भी क्या करते, अगर हम भी इनके प्लेस पे होते तो हम लोग क्या करते, हम लोग एक वापस नई लिस्ट बनाते। उस लिस्ट में क्या करते कि कौन से ऐसे डिजायर्स है जिनको पोस्टपोन करा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, और कौन से ऐसे डिजायर है जिनको आज ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वो सबकी अपनी सब्जेक्टिव लिस्ट होती है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। देखो, अगर मैं आज के टाइम में देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सबके लिए यही होगा, तो इन्होंने भी यही करा कि सबसे पहले क्या करवा लेते हैं, रिचार्ज। और आजकल रिचार्ज ही बहुत महंगा हो गया है, तो इन्होंने रिचार्ज के लिए क्या कर दिया, समझिए 300 रुपए का रिचार्ज इन्होंने करवा लिया। 700 रुपए बचे, इन्होंने इसके बाद सोचा क्या करे, तो इन्होंने सोचा मूवी देख लेते। तो मूवी देखने के लिए इन्होंने टिकट खरीद ली। मूवी देखने की टिकट समझ लीजिए कि 500 रुपए में आ जाती होगी, 500 रुपए हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 200 रुपए और बचे, 200 रुपए मैंने सोचा 200 रुपए में ड्रेस तो आएगी नहीं, सीसीडी में कॉफी भी नहीं मिलती 200 रुपए में, तो क्या बोले बुक्स खरीद लेंगे। तो इन्होंने बुक्स के लिए 200 रुपए की बुक्स खरीद ली। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करी और कुछ चीजों को पोस्टपोन कर दिया और जो आज जरूरी थी उनको पूरा कर दिया। तो यहाँ पे जो इन्होंने अलोकेशन ऑफ 1,000 रुपीज करा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज उस हायरार्की में किया गया है जिससे इनको क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब ये वापस खुश हो गए किस बात से, कि इन्होंने ठीक से अलोकेशन भी कर लिया और इनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल गया। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि किसी भी कंट्री, सोसाइटी या पर्सन के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका अलोकेशन कैसे किया जाए कि किसी भी सोसाइटी को, पर्सन को या गवर्नमेंट को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो, ठीक है। तो अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीजन है बिकॉज आवर डिजायर्स आर unlimited but resources are limited, so we have to allocate resources in that manner so a person, a society and a country can get maximum satisfaction, ठीक है। चलिए, अब अपन स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक चीज थी। अब अपन अपना जो चैप्टर 1 का सेकंड पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमांड, वो स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, हमारे जो मॉड्यूल का चैप्टर 1 है उसके अंदर हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर 1 के अंदर। देखिए कौन कौन सा। पहला तो अपन पढ़ेंगे बेसिक,
दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड। तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई। फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। एंड फिफ्थ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो हमें ये 5 पॉइंट पढ़ने हैं। इसके अंदर भी हमें सबसे पहले, वैसे तो बेसिक दे रखा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि जितना बेसिक आपको जानना था नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने उसको बता दिया। पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड वाले टॉपिक के अंदर हमें टोटल कितने पॉइंट पढ़ने, पहले वो नोट कर लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। और डिमांड की डेफिनेशन भी दो तरीके की होती है, उसको अपन देखेंगे। एक डिजायर से कनेक्ट करके होती है, एक अदर देन डिजायर होती है। डिमांड डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इंपैक्ट करते, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। थर्ड थर्ड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। फोर्थ के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड स्केड्यूल या शेड्यूल। डिमांड स्केड्यूल। फिफ्थ डिमांड कर्व। सिक्स्थ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एट्थ पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी। वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी। नाइन्थ के अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप सबको साथ साथ में नोट भी करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टेंथ में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और 11th के अंदर हम पढ़ेंगे रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे ही हम ये 11 पॉइंट पढ़ लेंगे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो हम सबको लाइन से ही पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिमांड की डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। देखिए डिमांड आप अपने आसपास भी देखते होंगे, और एक चीज आपको याद रखना है कि डिमांड टॉपिक पढ़ने के लिए हमें खुद को कंसिडर करना है कंज्यूमर। बिकॉज डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, बनती है, वो किसके पर्सपेक्टिव से बनेगी, वो बनेगी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। इसलिए डिमांड वाला टॉपिक पढ़ते टाइम हमको खुद को कंसिडर करना है हमेशा कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड की डेफिनेशन। अब एक चीज हमारे माइंड में ये आनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत तो हमने डिजायर से करी थी, और हम पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। हमने क्या पढ़ा था, डिजायर्स आर अनलिमिटेड। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। दैट मीन्स या तो दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहली चीज तो हमें यह आइडेंटिफाई करनी है कि डिजायर और डिमांड एक ही होती है या अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक साइन लगा देती हूँ, देखिए। दैट मीन्स डिजायर इज नॉट इक्वल्स टू डिमांड। तो डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स का ऐड होना जरूरी है, उससे पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं।
समझ लीजिए ये एलोन मस्क है और ये इंडिया में नई आईफोन सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। बट आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्होंने सोचा इस बार ऐसा करते हैं कि एक सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। तो इन्होंने सर्वे करवाने का सोचा। उस सर्वे में क्या करवाएंगे ये कंज्यूमर से पूछेंगे कि अगर हमारी कंपनी मार्केट में नया आईफोन लॉन्च करती है तो क्या आप उसको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, परचेस करेंगे तो कौन सी प्राइस पे करेंगे ये भी पूछ सकती है। तो पहला तो अपन कॉमन क्वेश्चन मान के चलते, विल कंज्यूमर परचेज और नॉट। तो इसके लिए इन्होंने कंज्यूमर ग्रुप को चूज करना है। तो समझ लीजिए आप ही एलोन मस्क है या आप ही आईफोन, आपकी भी कोई फोन बनाने की कंपनी और आप मार्केट में रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपका कंज्यूमर ग्रुप कौन सा होगा। क्या आप स्कूल में सर्वे करोगे क्या। नहीं। कॉलेज में भी करोगे क्या। नहीं, क्योंकि कॉलेज में भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं ना, अभी उनकी इनकम थोड़ी ना, वहां पे नहीं करोगे। ठीक है। दूसरा, क्या आपका जो एज ग्रुप होगा वो 0 से लेकर 18 या 18 20 21 तक हो सकता है क्या। नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि किसी के पेरेंट्स दिला दे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी खुद की पेइंग कैपेसिटी की बात उसके बेसिस पे बता रही हूँ। तो अगर एलन मस्क को सर्वे करवाना तो कहाँ पे करवाएगा, देखो कंपनीज में। मतलब वो पर्सन जो सैलरीड या तो सैलरीड एम्प्लॉइज है या वो खुद का बिजनेस करते। ऐसा क्यों है। समझ लीजिए इन्होंने स्कूल में भी सर्वे करवा लिया और कॉलेज में भी करवा लिया, खरीदना तो सबको है ना। अगर आपसे भी पूछा जाए आपको आईफोन खरीदना है नहीं खरीदना, तो हाँ तो आप भी बोलेंगे। लेकिन क्या जब आपके ओपिनियन के बेसिस पे वो कंपनी आईफोन मैन्युफैक्चर कर लेगी तब आप उसको परचेज कर पाएंगे क्या। नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर नहीं थी, हमारी परचेजिंग पावर नहीं थी। यहाँ पर अगर सैलरीड एम्प्लॉय और बिजनेस पर्सन के पास सर्वे करवाया जाएगा, अगर वो यस बोलते हैं तो यहाँ पर उनके यस को कंसिडर किया जाएगा ड्यू टू देयर परचेजिंग पावर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एबिलिटी टू पे। ठीक है। तो पहली चीज जो डिजायर में ऐड होगी डिमांड बनने से पहले वो हमारी क्या होगी, परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे। दूसरा, अगर किसी पर्सन के पास पैसे भी है तो क्या तब भी वो डिमांड बन जाएगी, नहीं। साथ में हमारी क्या होनी चाहिए, उस फोन को खरीदने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो आपकी विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, डिजायर हमारा डिमांड कब बनेगा। डिजायर हमारा डिमांड तब बनेगा तब जब हम इसमें दो फैक्टर्स को ऐड कर देंगे। कौन कौन से। पहला, परचेजिंग पावर। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू पे। और दूसरा हम करेंगे बी, विलिंगनेस टू पे। और जैसे ही हमने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दिया तो हमारी डिजायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में। ठीक है। इसलिए पहला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना कि डिजायर। क्यों। बिकॉज हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कोई भी थ्योरी जो हम पढ़ने वाले या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको इम्पेक्ट करेगी, मनी को इम्पेक्ट करेगी। क्या डिजायर से मनी के ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। क्या कोई इनफ्लो और आउटफ्लो हो गया क्या, नहीं होगा। मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ पे होगा, डिमांड के अंदर होगा। इसलिए हमारा पहला लॉ कौन सा पढ़ेंगे अपन, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं या चैप्टर का नाम हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड भी है। तो पहली डेफिनेशन क्या हो गई, पहली डेफिनेशन को हम लिखेंगे, व्हाट इज डिमांड। डिमांड मीन्स, या ऐसे लिखेंगे, डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर इज बैक्ड बाय, डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर इज backed by purchasing power and willingness to pay। परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। क्लियर है। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे।
दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, डिमांड की एक और डेफिनेशन लिखते हैं। डिमांड मीन्स व्हाट कंज्यूमर willing to purchase at particular price। पर्टिकुलर प्राइस का मतलब होता है आइडेंटिफाइड प्राइस, दैट मीन्स जिस भी गुड्स की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी प्राइस हमें आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। डिमांड मीन्स व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू परचेज एट पर्टिकुलर प्राइस एंड फॉर पर्टिकुलर पीरियड। हमें पीरियड भी आइडेंटिफाई होना चाहिए और प्राइस भी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो डिमांड की हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली। यहाँ पे आपको तीन वर्ड्स पे फोकस करना है, एग्जाम में यहीं से एमसीक्यू आता है। कंज्यूमर विलिंगनेस किस पर, पर्टिकुलर प्राइस पर और पर्टिकुलर पीरियड पर। जब तक ये तीनों वर्ड साथ नहीं होंगे ना तब तक डिमांड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। और अगर मैं डिजायर से कनेक्ट करूं तो डिजायर के साथ सिर्फ विलिंगनेस टू परचेज भी ऐड है तब भी वो डिमांड नहीं बनेगा। डिजायर के साथ दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है। दोनों कौन कौन से, विलिंगनेस टू परचेज या इसको बोलते हैं एबिलिटी टू परचेज या परचेजिंग पावर। पहला था परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे और दूसरा विलिंगनेस टू पे। ये दोनों साथ में होंगे तभी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होगी। और दूसरा हमने लिखा, अगर हम कंज्यूमर की विलिंगनेस जो उसकी पर्टिकुलर प्राइस पे है और पर्टिकुलर पीरियड पे है, इन तीनों को साथ में देखेंगे तब हमारी डिमांड कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हमें लिखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पहले हम सारे पॉइंट नोट कर लेते कि कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। देखिए इन सारे पॉइंट्स को आप अपने आप भी बना सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर एक खास बात है कि ये बहुत इजी हो जाएगा कम जब आप इसको समझोगे और अपने आसपास वाले सिनेरियो में अप्लाई करोगे। जैसे आप लोग खुद सोचिए कि मैं एक कंज्यूमर हूं तो मेरी डिमांड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज अपन क्या देखते हैं जब भी मार्केट में जाते हैं कि उस गुड्स की प्राइस कितनी है, यही तो देखते हैं। तो पहला फैक्टर क्या बन गया, प्राइस। दूसरा हम अपनी इनकम भी तो देखते हैं, हमारी इनकम कितनी है। अगर लो, अगर मिडिल क्लास ग्रुप की बात करें तो वो अपने अकॉर्डिंग परचेजिंग करेंगे, रिच क्लास पीपल की बात करें तो अपने अकॉर्डिंग परचेजिंग करेंगे। तो डिमांड इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। या समझ लीजिए आपको टी चाय पीने का बहुत शौक है, आप मार्केट में चाय पत्ती खरीदने गए तो वहां पे आप वैसे टाटा टी खरीदते हैं लेकिन आपने देखा कि टाटा टी के प्राइस ज्यादा हो गए। या आप यहाँ पे लिख लिए ताज, आप ताज टी खरीदते थे, ताज टी के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए तो आप क्या सोचे कि चलो इसको छोड़ते हैं अब दूसरी ट्राई करते हैं, तो आपने टाटा टी परचेज कर ली। तो ये भी तो चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो एक कंज्यूमर की डिमांड मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट करती है। जैसे समर आते ही, गर्मी आते ही कॉटन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाएगी, या बारिश के दिनों में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी, विंटर डेज में वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी तो हमारी डिमांड को इम्पेक्ट करती है। या ऐसा भी हो सकता है मुझे पता लग जाए कि फ्यूचर में कोई फेस्टिवल आने वाला है तो मैं जो चीज खरीदने वाली हूँ ना उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर होगा। तो अगर मुझे वो आज खरीदनी तो मैं आज नहीं खरीदूंगी, कब खरीदूंगी, मैं फ्यूचर में खरीदूंगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस भी तो कंज्यूमर की डिमांड को इम्पेक्ट करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के पास ये चीज है ना या उसके पास इस ब्रांड के शूज है तो मुझे भी सेम ब्रांड के खरीदने हैं। तो इस तरह की किसी साइकोलॉजी भी कंज्यूमर की डिमांड को इम्पेक्ट करती है। या इसके जस्ट उल्टा उल्टा भी होता है। इसका जस्ट उल्टा कैसे होता है, आप क्या सोचते हैं मेरे फ्रेंड के पास जो शूज है ना जिस ब्रांड के, वो तो कॉमन हो चुके हैं, मैं तो इससे बढ़िया क्वालिटी के शूज लेके आऊंगा। तो इस तरीके की साइकोलॉजी भी इम्पेक्ट करती है। तो इसको अपन बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो पहले अपन सारे फैक्टर्स को नोट कर लेते हैं फिर इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो पहला फैक्टर लिखिए इसके अंदर,
प्राइस ऑफ इट्स ऑन गुड्स, प्राइस ऑफ इट्स ऑन गुड्स। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स और बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड के अंदर इनकम ऑफ द बायर, ऑफ द बायर। फोर्थ में हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिमांड को इम्पेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर हमें तीन टर्म्स को स्टडी करना है। ए हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवैगन इफेक्ट, बी पढ़ेंगे हम स्नोब, SNOB स्नोब इफेक्ट। थर्ड हम पढ़ेंगे वेबलेन इफेक्ट। तो ये तीन इफेक्ट है हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो भी इम्पेक्ट करते हैं डिमांड को। फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे जो डिमांड को इम्पेक्ट करता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर पा रहा है प्राइस की तब भी उसकी डिमांड इम्पेक्ट हो जाएगी। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस और सेवंथ हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में। तो सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस हमारा 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, पेपर 1 2 3 4। हर पेपर के अंदर आपके 50 एमसीक्यूज आते हैं, तो आपके टोटल 4 एमसीक्यूज है। ये बात आपको ध्यान रखनी, चारों पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं। पेपर 1 और 2 आपका साथ में होगा। पेपर 1 और 2 मतलब लॉ और अकाउंट्स का साथ में होगा। पेपर 3 और 4 आपका साथ में होता है। तो फर्स्ट हाफ में आपका पेपर 1 और 2 हो जाता है, सेकंड हाफ में आपका पेपर 3 एंड 4 हो जाता है। तो 400 मार्क्स के होते हैं, 50 एमसीक्यूज आते हैं, हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। तो 400 में से हमें मिनिमम मार्क्स लाने 200। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में हमने आज पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट डिजायर्स आर अनलिमिटेड। तो हमें रिसोर्सेज का अलोकेशन इस वे में करना होता है कि किसी भी सोसाइटी को, पर्सन को या कंट्री को मिले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फिर हमने देखा कि डिमांड का मतलब क्या होता है, उसकी दो डेफिनेशन पढ़ी, डिजायर से कनेक्ट करके, एक पीरियड और टाइम से रिलेट करके। बाद में हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं। इन सारे ही फैक्टर्स को हम डिटेल में कल स्टडी करेंगे। आज की क्लास अपन यही कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।